नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोडा में। तो कैसे हो? शानदार होंगे, जानदार होंगे बच्चों, और बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। इसी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए आपके सामने फिर से हाजिर है बच्चों विराट सीरीज। और विराट सीरीज का जो है अपनी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके अपनी ये सीरीज जो रहने वाली है कंप्लीट दिल्ली पुलिस 2025 के लिए रहने वाली है। इस सीरीज के अंदर कंप्लीट आपको जीके और जीएस से संबंधित क्वेश्चन मिलने वाले हैं। लेकिन जीके और जीएस के अंदर भी मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं बच्चों स्टैटिक जीके से। क्यों? क्योंकि कोई भी एग्जाम आता है तो उसमें सर्वाधिक क्वेश्चन आता है स्टैटिक जीके का, और सबसे ज्यादा सरदर्द बच्चों को किसी की रहती है तो वो रहती है स्टैटिक जीके की। तो लगभग जो है 80% आपको क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर कहां से मिलने वाले हैं? स्टैटिक जीके से संबंधित। दिल्ली पुलिस 2025 के लिए ये सीरीज है। और दिल्ली पुलिस के साथ अगर कोई बच्चा और तैयारी कर रहा है किसी एग्जाम की, जैसे किस प्रकार एसएससी का चाहे कोई एग्जाम हो, इसके अलावा रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस और कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम हो तो उसके लिए भी ये क्लास बड़ी शानदार रहने वाली है। तो सभी बच्चे जुड़ेंगे एक बार फिर से बच्चों, कॉपी और पेन लेकर आप बैठोगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से विराट सीरीज के अंदर, जो अपने कंप्लीट बच्चों समर्पित कर रखी है किसको? दिल्ली पुलिस 2025 को। कॉपी और पेन लेकर बैठोगे इसलिए कि आप बहुत सारी चीजों को साथ साथ क्या कर पाओ? नोट कर पाओ। शुरुआत करते हैं क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 से और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है? बताइए भैया कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है? इसे पहले सादिर के नाम से भी जाना जाता था। खूब सारे बच्चे ये कहेंगे कि बिल्कुल हमें पता है, बिल्कुल पता होना चाहिए। कौन सा क्लासिकल डांस है जिसे मंदिरों को समर्पित है और इसे सादिर के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा नृत्य होगा? बताइए कौन सा सही करें। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है बच्चों भरतनाट्यम। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला। बहुत बढ़िया। अब देखिए कई चीजों को अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहले तो भारत के अंदर क्लासिकल डांस की संख्या, भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 होती है। क्या कोई अर्ध शास्त्रीय नृत्य की है क्या? बिल्कुल, एक क्लासिकल डांस है बच्चों जिसे अर्ध शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है, और वो हो जाता है कौन सा? छऊ। छऊ अर्ध शास्त्रीय नृत्य है और छऊ है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का क्लासिकल डांस छऊ, और ये हो गया अर्ध शास्त्रीय नृत्य। अब क्वेश्चन पूछती है एसएससी कि भारत के अंदर सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भारत में सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाता है? तो सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य हो गया भरतनाट्यम। देखिए भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। फिर अपने से पूछ लिया जाए कि प्राचीन है तो बिल्कुल अब बता दीजिए कि नवीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया? नवीन शास्त्रीय नृत्य हो गया सत्रिया। और ये सत्रिया कहाँ का हो जाता है? ये लीजिए, ये सत्रिया हो जाता है असम का। सत्रिया हो गया बच्चों असम का हो जाता है। इसके अलावा कई बार ये भी एसएससी क्वेश्चन पूछती है कि दक्षिण भारत का क्लासिकल डांस कौन सा है और उत्तर भारत का क्लासिकल डांस कौन सा है? दक्षिण भारत और इसके साथ उत्तर भारत। देखिए दक्षिण भारत का तो अभी अपना अंशवर जो है भरतनाट्यम, ये दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य हो गया। और उत्तर भारत का बहुत बार पूछा जाता है कौन सा? कथक उत्तर भारत का हो गया। ये लीजिए, तो ये कितनी सारी बातें होगी। देखिए 5 लेके 6 बातें आपको। भारत में क्लासिकल डांस की संख्या 8, अर्धशास्त्रीय नृत्य छऊ, प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, नवीन सत्रिया, दक्षिण भारत का भरतनाट्यम, उत्तर भारत का कौन सा हो जाता है? कथक हो जाता है। इन बातों को आपको क्या बच्चों ध्यान रखना है। इसके अलावा वापस चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर कि कौन सा क्लासिकल डांस है जो मंदिरों को समर्पित है और इसे सादिर के नाम से जाना जाता है? कौन सा क्लासिकल डांस मंदिरों को समर्पित है? तो भरतनाट्यम क्लासिकल डांस जो है ये मंदिरों को समर्पित है। भरतनाट्यम क्लासिकल डांस सबसे पहली बात समर्पित किसको हो जाता है? समर्पित हो जाता है मंदिरों को। पहली बात तो ये मंदिरों को समर्पित हो जाता है। अब एसएससी अपने से क्वेश्चन पूछती है कि कौन सा क्लासिकल डांस है जिसकी उत्पत्ति मंदिर परिसर से हुई है? कौन सा क्लासिकल डांस है जिसकी उत्पत्ति मंदिर परिसर से हुई है? तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति मंदिर परिसर से होती है। मंदिर परिसर से होती है। भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस हो गया? दक्षिण भारत का, और दक्षिण भारत के साथ कहाँ का हो गया? मतलब ये किस स्टेट का हो जाता है बच्चों? तमिलनाडु का हो गया। ये लीजिए, इसी क्लासिकल डांस को सादिर के नाम से जाना जाता है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसी क्लासिकल डांस को सादिर के नाम से जाना जाता है। क्या और किसी नाम से जाना जाता है? बिल्कुल, सादिर के साथ इसे दासी अट्टम कहा जाता है। दासी अट्टम के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये इस क्लासिकल डांस को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे दिया जाता है?
इस क्लासिकल डांस को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है ई कृष्ण अय्यर को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ई कृष्ण अय्यर। क्या क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि भरतनाट्यम क्लासिकल डांस जो है इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ई कृष्ण अय्यर को। किसके द्वारा ये क्लासिकल डांस किया जाता है? केवल और केवल महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है बच्चों। केवल और केवल ये क्लासिकल डांस जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है, मतलब पुरुषों के द्वारा ये नृत्य नहीं किया जाता भैया, महिलाओं के द्वारा केवल और केवल इस नृत्य को किया जाता है। अब बात आती है इस क्लासिकल डांस के अंदर जो है कितने प्रकार की शैलियां हैं? भरतनाट्यम क्लासिकल डांस की शैलियां कितने प्रकार की है? तो 6 प्रकार की इसके अंदर शैलियां मिलती है। भरतनाट्यम क्लासिकल डांस की शुरुआत किसके साथ होती है, यानी शुरुआत किस नृत्य के साथ होती है? तो इसकी शुरुआत होती है अल्लाह रिपू के साथ में। अल्लाह अल्लाह करके आप और हम शुरुआत करते हैं, तो ये लीजिए अल्लाह रिपू के साथ में अल्लाह अल्लाह करके अपन क्या करते हैं? चिल्लाते हैं। तो इसका मतलब इसका समापन किसके साथ हो गया? समापन हो गया चिल्लाना। ये लीजिए, सॉरी तिल्लाना, माफ करना, चिल्लाते हैं, चिल्लाते से अपने क्या कर सकते हैं? तिल्लाना, तिल्लाना, तिल्लाना। तो लगभग इतने सारे क्वेश्चन बने अपने। क्वेश्चन तो अपने सामने एक ही था कि मंदिरों को समर्पित कौन सा क्लासिकल डांस है? भरतनाट्यम। देखिए कितनी सारी बातें पड़ी। भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित है, उत्पत्ति मंदिर परिसर से होती है। तमिलनाडु का ये क्लासिकल डांस है, इसे शादी अथवा दासी रत्न के नाम से जाना जाता है। इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय ई कृष्ण अय्यर को जाता है। केवल और केवल किसके द्वारा किया जाता है? क्या पुरुषों के द्वारा किया जाता है? नहीं भैया, ये क्लासिकल डांस पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता, यहाँ तो केवल और केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। शैलियां कितनी होगी? 6 प्रकार की। शुरुआत किस नृत्य के साथ किया जाता है? अल्लाह अल्लाह करके इसकी शुरुआत करते हैं, तो अल्लाह रिपू के साथ इसकी शुरुआत होती है। अल्लाह अल्लाह करके अपन चिल्लाते हैं, तो ये तिल्लाना इसकी क्या हो जाती है? तिल्लाना नृत्य के साथ इस क्लासिकल डांस का समापन किया जाता है। कुछ और बातें देखिए, 2-3 बातें। कथक कहाँ का हो गया? कथक हो गया उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का कथक हो जाता है। भरतनाट्यम कहाँ का हो गया? तमिलनाडु का, तमिलनाडु का हो गया। कथकली कहाँ का हो जाता है? ये लीजिए, कथकली हो गया केरल का। और मणिपुरी कहाँ का हो जाता है? मणिपुर का भैया। ये ले पूरा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आपने और हमने क्या किया बच्चों? कंप्लीट अपने इसका पोस्टमार्टम किया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़िया वाला स्क्रीनशॉट लोगे, फिर आप और हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे पूछा गया है? गुलाबो सपेरा। गुलाबो सपेरा का संबंध बताइए किससे हो गया? सबसे पहली बात, गुलाबो सपेरा का संबंध राजस्थान से है। राजस्थान के अंदर गुलाबो सपेरा का संबंध किससे हो जाता है? कालबेलिया से हो जाता है। किससे हो गया? कालबेलिया से हो गया। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है कि गुलाबो सपेरा का संबंध किससे है। ये कई बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया गुलाबो सपेरा। तो सबसे पहले तो गुलाबो सपेरा का संबंध किससे हो जाता है? कालबेलिया से हो जाता है। कालबेलिया, कालबेलिया से बच्चों इनका संबंध हो जाता है। इसके अलावा जो है इन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कालबेलिया कहाँ का नृत्य? कालबेलिया है राजस्थान का नृत्य। कालबेलिया हो गया राजस्थान का नृत्य। किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब कई बार ऐसे एग्जाम्स के अंदर पूछती है राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राजकीय नृत्य, राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा हो गया? घूमर। और घूमर किससे संबंधित हो गया? घूमर हो जाता है घूमना से संबंधित। ये किसके द्वारा किया जाता है? केवल और केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कुछ राजस्थान के और भी नृत्य है, जैसे 13 ताली नृत्य केवल और केवल किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। 13 ताली नृत्य कहाँ का नृत्य हो गया? राजस्थान का नृत्य हो गया। 13 ताली नृत्य केवल और केवल किया जाता है बच्चों महिलाओं के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा कई बार पूछा जाता है चरी नृत्य कहाँ का है? चरी नृत्य भी राजस्थान का है। चरी नृत्य, चरी नृत्य राजस्थान का हो गया। और ये किसके द्वारा किया जाता है? चरी नृत्य ये भी राजस्थान की महिलाओं के द्वारा किया जाता है।
चरी नृत्य राजस्थान की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो देखिए कितने सारे नृत्य हो गए। गुलाबोस्पेरा का संबंध किससे हो गया? कालबेलिया से हो गया। इसके अलावा जो है कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है। किस जनजाति के द्वारा? कालबेलिया जनजाति के द्वारा। राजस्थान का राजकीय नृत्य घूमर, और घूमर हो गया किससे संबंधित? घूमर घूमना से संबंधित हो गया। और इसके अलावा जो है 13 ताली नृत्य राजस्थान का महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य राजस्थान के महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा गेर नृत्य, गेर नृत्य, गेर नृत्य भी राजस्थान का गेर नृत्य बच्चों ये किसके? भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। गेर नृत्य भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। गेर नृत्य भील जनजाति। इसके अलावा झूमर 13 ताली, झूमर नृत्य हो गया 13 ताली अपन ने पहले लिख दिया। झूमर नृत्य राजस्थान का है। कठपुतली नृत्य राजस्थान का है। इसके अलावा भवई नृत्य राजस्थान का है। गंवरी नृत्य राजस्थान का है। ढोल नृत्य राजस्थान का है। चरकुला नृत्य भी राजस्थान का है। चरकुला नृत्य भी कहाँ का हो गया? राजस्थान का हो गया। हिंडोला नृत्य है ये भी राजस्थान का है। हिंडोला नृत्य कहाँ का हो गया? राजस्थान का। तो राजकीय नृत्य घूमर हो गया यहाँ का। 13 ताली नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य राजस्थान की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गेर नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा झूमर, कठपुतली, गंवरी, ढोल, चरकुला, हिंडोला ये सारे के सारे कहाँ के लोक नृत्य हो गए? राजस्थान के लोक नृत्य हो गए। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लता मंगेशकर को सम्मानित किया गया था भारत रत्न से, कब किया गया? कई बार एक लता मंगेशकर के बारे में और एक सचिन तेंदुलकर के बारे में हर बार लगभग एसएससी के द्वारा और दिल्ली पुलिस के द्वारा एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन बच्चों बहुत बार पूछे जाते हैं। तो बताइए लता मंगेशकर को सम्मानित किया गया था भारत रत्न से, कब किया गया था? लता मंगेशकर को किया गया था 2001 के अंदर सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर को 2001 के अंदर सम्मानित किया गया था। कुछ बातें आपको नोट करनी है जो एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछी जाती है। पूछा जाता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा हो गया? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार हो गया बच्चों भारत रत्न हो गया। भारत रत्न की शुरुआत कई बार पूछा जाता है कब होती है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में, और इनकी शुरुआत होती है 1954 के अंदर होती है। कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं इससे संबंधित, भारत रत्न से संबंधित कि भारत रत्न का निर्माण कहां पर होता है? तो भारत रत्न का निर्माण होता है कोलकाता की टकसाल के अंदर। कलकत्ता टकसाल के अंदर इसका निर्माण होता है। भारत रत्न का डिजाइन किस प्रकार का होता है? डिजाइन पीपल के पत्ते के आकार का होता है। पीपल के पत्ते के आकार का होता है। पीपल के पत्ते के आकार का होता है जिसमें एक और उगती हुई सूर्य की प्रतिमा, नोट करोगे साथ साथ, जिसमें एक तरफ तो उगता हुआ सूर्य होता है, उगते हुए सूर्य की प्रतिमा होती है, और दूसरी ओर उसके अंदर अशोक स्तंभ अंकित होता है। अशोक स्तंभ अंकित होता है। तो कई बार डिजाइन के बारे में भी अपने से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीपल के पत्ते के आकार का होता है और इसमें एक ओर उगते हुए सूर्य की प्रतिमा होती है, दूसरी ओर जो है अशोक स्तंभ इसके अंदर अंकित होता है। अब कई सीधे सीधे फैक्ट है जो एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछे जाते हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हें भारत रत्न 1955 में दिया गया था। भारत रत्न पाने वाले पहले राष्ट्रपति, भारत रत्न पाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें भारत रत्न 1962 के अंदर दिया गया था। इसके अलावा मरणोपरांत भारत रत्न, मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था? ये किया गया लाल बहादुर शास्त्री को, लाल बहादुर शास्त्री को प्रदान किया गया था। 3 नंबर पे देखिए पूछा जा सकता है भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? पहले विदेशी कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन बन जाते हैं? ये पहले विदेशी बनते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें भारत रत्न मिलता है 1987 के अंदर भारत रत्न मिलता था। जबकि कई बार पूछा जाता है दूसरे भारतीय कौन थे? भारत रत्न पाने वाले दूसरे गैर भारतीय कौन थे? ये मैंने दूसरे गैर भारतीय लिखा है यहाँ पर। गैर भारतीय कौन थे? तो ये होते हैं बच्चों नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला,
भारत रत्न अपने आप के अंदर बहुत बड़ा टॉपिक है। वर्तमान समय तक पूछा जाए बच्चों कितने लोगों को भारत रत्न मिल गया, चलो इससे पहले 2-4 लाइनें और लिखिए। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न पाने वाली पहली गायिका कौन थी? पहली गायिका कौन थी? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। सुब्बालक्ष्मी, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न मिलता है। इसके अलावा पूछा जाए अपने से कि वर्तमान समय तक कितने लोगों को भारत रत्न मिल गया, वर्तमान समय तक 53 लोगों को भारत रत्न मिल गया। 2024 के अंदर अंतिम बार भारत रत्न कब मिला? 2024 के अंदर कितने लोगों को? 5 लोगों को भारत रत्न मिलता है बच्चों। कितने लोगों को? 5 लोगों को। तो ये लता मंगेशकर को कब सम्मानित किया गया था? लता मंगेशकर को 2001 के अंदर सम्मानित किया गया था बच्चों। क्लियर हुआ? बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? कई बार देखिए वर्तमान का कैबिनेट पूछा जा सकता है, नरेंद्र मोदी के 18वीं जो लोकसभा चल रही है उसका कैबिनेट पूछा जा सकता है, लेकिन कई बार एग्जामिनर ये पूछता है 1946 के अंदर जो इंटरिम गवर्नमेंट यानी अंतरिम जो सरकार थी, आपको पता है अंतरिम सरकार 1946 के अंदर बनती है और वहीं से इस बात की क्लियरिटी हो जाती है, साफ हो जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के क्या बनने वाले? प्रधानमंत्री बनने वाले। तो अंतरिम सरकार के अंदर गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आजाद, वल्लभ भाई पटेल, टी कृष्णमाचारी। कौन थे बताओ? तो ये थे बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह एवं सूचना मंत्रालय दिए गए थे। कुछ और इनसे संबंधित पूछे जाते हैं, कौन कौन से? एसएससी कई बार पूछती है भारत के अंदर 1946 की जो कैबिनेट थी उसके अंदर राष्ट्रमंडल और इसके अलावा विदेश मंत्रालय, राष्ट्रमंडल और इसके अलावा विदेश मंत्रालय किसके पास थे? राष्ट्रमंडल और विदेशी जो मंत्रालय थे ये किसके पास थे? तो ये थे पंडित नेहरू के पास में। सबसे पहली बात ये। 2 नंबर पे सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? सूचना एवं प्रसारण मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री ये कौन थे? तो ये थे बच्चों सरदार पटेल। सरदार पटेल को बनाया गया था। खाद्य एवं कृषि मंत्री किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री ये बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाया गया था जॉन मथाई को। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय ये बनाया गया था जॉन मथाई को। जॉन मथाई को बनाया गया था। इसके अलावा श्रम मंत्रालय किसके पास था? बापू जगजीवन राम के पास में। बापू जगजीवन राम, बापू जगजीवन राम के पास में कौन सा मंत्रालय था? श्रम मंत्रालय था। श्रम मंत्रालय बापू जगजीवन राम के पास था। इसके अलावा रक्षा मंत्री कौन थे? रक्षा मंत्रालय किसके पास था? बलदेव सिंह के पास में। रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह के पास में। रक्षा मंत्रालय था बलदेव सिंह के पास में। तो ये कई मंत्रालय ऐसे थे जहां से क्या है क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि गृह एवं सूचना मंत्री कौन थे? तो राष्ट्रमंडल एवं विदेशी मंत्रालय किसके पास थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री बिल्कुल, और इसके साथ गृह मंत्री भी थे भैया, ये होम मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास थी। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। खाद्य एवं प्रसारण मंत्रालय था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय जॉन मथाई के पास। श्रम मंत्रालय बाबू जगजीवन राम के पास था। रक्षा मंत्रालय पूछा जाए तो रक्षा मंत्रालय किसके पास हो गया? बलदेव सिंह के पास। इसके अलावा शिक्षा एवं कला सी राजगोपालाचार्य, सी राजगोपालाचार्य। ये देखिए मैंने सारे आपको एक साथ नोट करवाए हैं। शिक्षा एवं कला मंत्रालय, शिक्षा एवं कला मंत्रालय सी राजगोपालाचारी के पास था। इसके अलावा रेलवे एवं परिवहन आसफ अली के पास था। रेलवे एवं परिवहन, रेलवे एवं परिवहन आसफ अली के पास था।
तो ये आपको क्या करने हैं बच्चों, सारे के सारे नोट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए एक पूछा गया था, लगभग मैंने आपको 1946 की जो अंतरिम सरकार थी उसमें से लगभग जो यहां से इससे बाहर क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछे जाते। तो बढ़े अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नोट करोगे आप इसे साथ साथ। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है विधान चंद्र राय पुरस्कार किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। विधान चंद्र राय पुरस्कार किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। अच्छा सा क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे एग्जाम्स के अंदर आता है। किस क्षेत्र के अंदर, दवा के क्षेत्र के अंदर, दवा यानी मेडिसिन के क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। कुछ नाम आप एक साथ नोट करोगे। देखो एसएससी पूछती है दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो गया भैया, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, बहुत अच्छी बात होगी। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो गया, नोबेल पुरस्कार। एशिया का नोबेल कौन सा हो गया, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हो गया। इसके अलावा ब्रिटेन का सबसे बड़ा पुरस्कार, ब्रिटेन का सबसे बड़ा पुरस्कार बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार, ये हो जाता है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो गया, पद्म। 2 नंबर पे हो गया दूसरा हो गया पद्म विभूषण और 3 नंबर पे हो गया बच्चों पद्म भूषण, पद्म भूषण। और पद्म भूषण के बाद 4 नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार हो गया पद्मश्री, पद्मश्री। इन चारों ही पुरस्कारों की शुरुआत होती है 1954 के अंदर, 1954 के अंदर। यानी भारत रत्न की शुरुआत 1954 के अंदर, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण की शुरुआत 1954 में, पद्म भूषण की शुरुआत और पद्मश्री, इन चारों ही पुरस्कारों की शुरुआत कब होती है, 1954 के अंदर इनकी शुरुआत होती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा हो गया, निशान ए पाकिस्तान, निशान ए पाकिस्तान, निशान ए पाकिस्तान। इसके अलावा पूछा जाता है खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार। देखो क्वेश्चन एक है, मैंने कहा बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहां पर मिलने वाला है। खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार हो गया अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। 4 सालों के बाद ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा देखो सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड, सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार हो गया ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार। और भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हो जाता है। बिल्कुल बच्चों देखो एक बार फिर से आप रिपीट करोगे, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार, एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। ब्रिटेन का सबसे बड़ा, ब्रिटेन से बुकर पुरस्कार हो गया। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा हो जाता है पद्मश्री। पाकिस्तान का निशान ए पाकिस्तान है। खेल जगत के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार हो गया। सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार हो गया। और भारत के अंदर सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हो जाता है। 2 नंबर पे यहाँ पे पूछा कि क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों कि विधान चंद्र राय पुरस्कार किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि दवा के क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो गया, यानी मेडिसिन के अंदर कौन सा हो गया, ये हो गया विधान चंद्र राय पुरस्कार, विधान चंद्र राय पुरस्कार, विधान चंद्र राय पुरस्कार। और विधान चंद्र राय पुरस्कारों की शुरुआत कब होती है, विधान चंद्र राय पुरस्कार की शुरुआत होती है 1962 के अंदर इसकी शुरुआत हुई। दवा के क्षेत्र यानी मेडिसिन के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार दिया जाता है प्रत्येक साल 1 जुलाई को। और 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, चिकित्सा दिवस मनाया जाता है।
साथ साथ नोट करोगे यहीं पर, 1 जुलाई को मनाया जाता है चिकित्सा दिवस। चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस के साथ साथ 1 जुलाई को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? जीएसटी दिवस, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे भी कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को प्रत्येक साल मनाया जाता है। तो बढ़िया स्क्रीनशॉट लो इसका और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो एक एक क्वेश्चन है आपके सामने, देखो, और एक एक क्वेश्चन का किस प्रकार से विश्लेषण करके 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आपके सामने बना बना के दे रहे भैया। अब काम आपका है कि आप बढ़िया से क्या करोगे, इन्हें नोट करोगे। क्वेश्चन में पूछा कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? बताइए, तबला वादक है, बांसुरी वादक है, वीणा वादक है, ड्रम वादक है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध हो गया किससे? बांसुरी वादक हो गया। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादक से हो जाता है। देखो भैया, बंबई और उड़ीसा के अंदर इन्होंने जो है वृंदावन गुरुकुल की स्थापना की थी। सबसे पहले हरिप्रसाद चौरसिया ने कहां पर? मुंबई के अंदर और प्लस उड़ीसा के अंदर। मुंबई और उड़ीसा के अंदर इन्होंने वृंदावन गुरुकुल की स्थापना की। हरिप्रसाद चौरसिया ने वृंदावन गुरुकुल की स्थापना की। वृंदावन गुरुकुल की स्थापना की गई थी। इसके अलावा इन्हें जो है 1984 के अंदर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें कब सम्मानित किया गया था? 1984 के अंदर, 1984 के अंदर इन्हें सम्मानित किया गया। पद्म भूषण उन्हें 1992 के अंदर दिया गया था। पद्म भूषण भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म भूषण 1992 के अंदर इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्हें जो है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था सन 2000 के अंदर। पद्म विभूषण सन 2000 के अंदर इन्हें सम्मानित किया गया था। यश भारती सम्मान पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। यश भारती सम्मान पुरस्कार, यश भारती सम्मान पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा पन्नालाल घोष का संबंध भी किससे हो गया? बांसुरी से हो गया। पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना का संबंध इनसे हो जाता है। राजेंद्र प्रसन्ना, और इसके साथ राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र कुलकर्णी, और 4 नंबर पर मैं लिख रहा हूं आपके सामने हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया, इन चारों ही का संबंध पूछा जाए किससे हो गया? बांसुरी से हो गया। चारों का संबंध किससे है बच्चों? बांसुरी से। कैसे याद रख सकते हो? वैसे भी देखो एक आधी ट्रिक लगा सकते हो। किस प्रकार से ट्रिक लगा सकते हो? बांसुरी जो वादक होते हैं, बांसुरी बजाने से क्या मिलते हैं? हरि मिलते हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे हो गया? बांसुरी वादक से हो गया। बांसुरी बजाने वाले हमेशा क्या रहते हैं? प्रसन्न रहते हैं। तो प्रसन्ना लाल का संबंध भी किससे हो गया? प्रसन्ना लाल घोष का संबंध भी बांसुरी से हो गया। और 2 नंबर पे और 3 और 4 नंबर पे वैसे याद रख सकते हो। देखो राजेंद्र प्रसन्ना, तो ये प्रसन्न रहते हैं। कौन रहते हैं? प्रसन्न पन्नालाल। तो देखो एक बार फिर से देखो, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे हो गया? बांसुरी से हो गया। बांसुरी बजाने वाले को क्या मिलते हैं? हरि मिलते हैं। हरि क्या रहते हैं? प्रसन्न रहते हैं। तो राजेंद्र प्रसन्ना हो गया। प्रसन्न कौन रहते हैं? पन्ना रहते हैं। तो ये लीजिए, पन्नालाल घोष का संबंध भी किससे हो गया? इन्हीं से। राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, इनका संबंध किससे हो जाता है? बांसुरी वादक से हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या मिलने वाला है भैया? अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक संगीतकार भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? भूपेन हजारिका का संबंध किस राज्य से है? भूपेन हजारिका का संबंध है बच्चों असम राज्य से। किस राज्य से हो जाता है? भूपेन हजारिका का संबंध है असम राज्य से। भूपेन हजारिका को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, भूपेन हजारिका को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? संगीत के क्षेत्र में इन्हें 2019 के अंदर प्रदान किया गया था। असम से संबंधित हो गया, असम से संबंध हो जाता है। तो भूपेन हजारिका का संबंध किससे हो गया बच्चों? असम से संबंध हो गया। इसके अलावा असम का एक क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य भी कई बार पूछा जाता है। असम का शास्त्रीय नृत्य भी पूछा जाता है। तो असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया?
असम का शास्त्रीय नृत्य हो गया बच्चों सत्रिया। सत्रिया यहाँ का क्लासिकल डांस हो जाता है। फिर कई बार एसएससी पूछती है कि सबसे नवीन क्लासिकल डांस कौन सा है, सबसे नवीन क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो ये भी हो गया कौन सा, सत्रिया। और फिर एसएससी पूछती है कि सत्रिया को क्लासिकल डांस का दर्जा कब मिलता है, तो इन्हें क्लासिकल डांस का दर्जा मिलता है सन 2000 के, सन 2000 के अंदर इन्हें क्लासिकल डांस का दर्जा मिलता है। तो भूपेन हजारिका का संबंध किस राज्य से हो जाता है, असम राज्य से हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है, असम के किस शहर के अंदर हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया, गुवाहाटी, जोरहट, डिब्रूगढ़ और सिलचर। भैया सुबह सुबह उठने के बाद चाय बनाते हैं तो अपने को जोर आता है, क्या आता है बच्चों, जोर आता है। तो असम का कौन सा स्थान हो गया, जोरहट हो गया। असम का कौन सा स्थान हो जाता है, जोरहट हो जाता है। देखो चाय उत्पादन के अंदर भारत के अंदर प्रथम स्थान कौन सा हो गया, असम का हो गया। फिर पूछा जाता है कॉफी उत्पादन के अंदर भारत में प्रथम स्थान किसका हो गया, कॉफी उत्पादन के अंदर भारत के अंदर कर्नाटक का हो जाता है, पहला स्थान किसका हो गया, कर्नाटक का हो गया। इसके अलावा देखो असम, असम से हर बार कहीं से क्वेश्चन बने या ना बने, असम से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। असम से संबंधित पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के अंदर है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप, ये भी कहां पर हो गया, असम के अंदर हो गया। एशिया का पहला तेल कुआं असम के अंदर है, एशिया का पहला तेल कुआं डिगबोई तेल कुआं, तेल कुआं ये कहां पर हो गया, डिगबोई, ये भी कहां पर हो गया भैया, असम के अंदर हो गया। अभी अपन ने पढ़ा था भूपेन हजारिका का संबंध, अभी अपन ने पढ़ा था भूपेन हजारिका का संबंध, ये भी कहां से हो गया, ये भी असम से हो जाता है। इसके अलावा कई बार एसएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य कहां से थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य ये भी कहां से थे, इनका भी संबंध कहां से था, असम से था। अब देखो फिर पूछा जाता है कि बिछुआ आदिवासी लोक नृत्य, बिछुआ आदिवासी लोक नृत्य कहां का हो गया, ये भी तो असम का हो जाता है। इसके अलावा बागुरम्बा लोक नृत्य, असम के बारे में तो आप कितना लिखते रहो, बस 2 या 3 बार बोर्ड भरे जा सकते हैं। बागुरम्बा लोक नृत्य ये भी कहां का हो गया, यहीं का हो गया। बोडो जनजाति कहां की है, असम की है, बोडो जनजाति, बोडो जनजाति ये भी कहां की है, असम की है। सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाने वाला कामाख्या देवी का मंदिर, ये भी कहां का हो गया, असम का हो गया। इसके अलावा अंबुबाची का मेला, कामाख्या देवी के मंदिर के अंदर मेला बढ़ता है अंबुबाची का मेला, अंबुबाची का मेला ये भी कहां पर हो गया, असम का। इसी अंबुबाची मेले को पूर्व का कुंभ कहा जाता है, पूर्व का कुंभ कहा जाता है। इसी आदिवासी मेले को, अंबुबाची के मेले को माफ करना, पूर्व का क्या कहा जाता है, कुंभ कहा जाता है। यह जो अंबुबाची का मेला बढ़ता है, कामाख्या देवी का मंदिर जो है ये नीलांचल पर्वत पर स्थित है, नीलांचल पर्वत पर स्थित है। जून महीने के अंदर यहाँ पर मेला बढ़ता है, जून महीने के अंदर यहाँ पर बच्चों क्या बढ़ता है, मेला। इसके अलावा झूलर नृत्य है, नट पूजा है, ये सारी की सारी कहाँ की हो जाती है, असम की हो जाती है। तो असम के अंदर जोरहट जो स्थल है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, चाय के लिए प्रसिद्ध है। और चाय उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान पे स्टेट पूछा जाए तो कौन सा हो गया, स्टेट हो जाता है अपना, असम हो जाता है। नोट करोगे साथ साथ, चाय उत्पादन के अंदर असम है, कॉफी उत्पादन के अंदर कर्नाटक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम हो गया, एशिया का पहला तेल कुआं डिगबोई असम है, भूपेन हजारिका का संबंध असम से है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का संबंध जो है, डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य कहां से थे, असम से। बिछुआ आदिवासी लोक नृत्य है, बागुरम्बा लोक नृत्य, बोडो जनजाति, कामाख्या देवी का मंदिर, अंबुबाची का मेला, पूर्व का कुंभ कहा जाता है, नीलांचल पर्वत पे स्थित है कौन सा मंदिर, कामाख्या देवी का मंदिर। इसके अलावा इसके अंदर मेला कौन से महीने में बढ़ता है, जून महीने के अंदर यहाँ पे मेला बढ़ता है बच्चों। बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखो, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। भारतीय संविधान के अंदर संशोधन की अवधारणा,
संशोधन यानी अमेंडमेंट की अवधारणा जो है किस देश के संविधान से ली गई है? सबसे पहले तो देखो, कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे से एसएससी कई बार पूछ लेती है। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान बताओ कहाँ का है? दुनिया का पहला लिखित संविधान बताओ कहाँ का है? दुनिया का पहला लिखित संविधान किस देश का है? दुनिया का पहला लिखित संविधान है बच्चों अमेरिका का, यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। और यहां पर लिख रहा हूं मैं 1789 लिख रहा हूं, फिलाडेल्फिया। 2 नंबर पे फिर अपने से पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? धड़ल्ले से नाम ले लीजिए, अपने ही मुल्क यानी भारत का है। फिर अपने से पूछा जाए कि सबसे पहले अलिखित संविधान किस देश का है? अलिखित संविधान किस देश का है? ये लीजिए, अलिखित संविधान किस देश का है भैया? ब्रिटेन का है। एशिया का सबसे प्राचीन संविधान किसका है? एशिया का सबसे प्राचीन संविधान किस देश का है? सबसे प्राचीन संविधान किस देश का है? जापान का है, 1860। जापान 1860 के अंदर। 2 नंबर पे पूछा जाए सबसे नवीन संविधान किस देश का है? सबसे नवीन संविधान किस देश का है? तो ये हो जाएगा नेपाल का, 2015 नेपाल का है। क्लियर हुआ? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा देखिए, भारत के संविधान में पूछा जाए कि संविधान संशोधन की अवधारणा, अमेंडमेंट जो है भारत के संविधान के अंदर करना है, तो ये प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? बच्चों ये प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कई बार एसएससी पूछती है कि दक्षिण अफ्रीका से कौन सी प्रक्रिया ली गई है? संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ली गई है। जबकि फिर एसएससी पूछे कि संसद कहां से ली गई है, तो संसद ली गई है भैया ब्रिटेन से ली गई है, संसद ब्रिटेन से ली गई है। फिर एसएससी पूछती है मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट कहां से लिए गए? मौलिक अधिकार लिए गए हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं। 3 नंबर पे देखो, मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए, जबकि मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य कहां से लिए गए? मूल कर्तव्य लिए गए बच्चों रूस से लिए गए। कहां से लिए गए? इसके अलावा भारत के संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। जबकि पूछा जाए कि भारत के संविधान के अंदर आपातकालीन उपबंध कहां से लिए गए? आपातकालीन, इमरजेंसी, आपातकालीन उपबंध कहां से लिए गए? आपातकालीन उपबंध लिए गए बच्चों जर्मनी से लिए गए। तो बिल्कुल यहां से इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाता है? साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका हो जाता है। साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से लिए गए। तो ये आज का सेशन था बच्चों, आज का सेशन यानी आज की क्लास के अंदर 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन बड़े विस्तार से अपन ने किए हैं। और प्रत्येक दिन मैं कहता हूं आपसे कि प्रत्येक दिन बच्चों आपकी क्लास रहेगी, 30 से लेके ये 40 मिनट की आपकी क्लास रहेगी। जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं लगभग उन क्वेश्चन की क्या है कंप्लीट आपको थ्योरी करवाई है। चाहे क्वेश्चन नंबर 1 था, चाहे क्वेश्चन नंबर 10 थे। अगर मैंने आपके सामने 1 क्वेश्चन करवाया तो 1 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए आप। जैसे इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों? 20 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस प्रकार क्या करना आपको, बहुत बढ़िया से इन क्वेश्चन को क्या करना है बच्चों, हल करना है। और नोट करोगे आप, इन्हें अपने जहन के अंदर डालोगे, याद करोगे। प्रत्येक दिन अपनी क्लास रहेगी। आने वाले एग्जाम से यानी दिल्ली पुलिस 2025 के लिए बच्चों क्लास ये कंप्लीट समर्पित रहने वाली है। तो बढ़िया तरीके से, शानदार और जानदार तरीके से आप तैयारी करोगे। मिलते हैं बच्चों फिर से कल नई क्लास नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।